नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर महागठबंधन के तरफ से, और उस सीटें पे कौन कौन से दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में भी खुलासा किया जाएगा। और साथ ही साथ कौन सीट किस पार्टी को गई है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पप्पू यादव के बारे में भी बात करेंगे, जो कि चुनाव लड़ने वाले थे। उनका भविष्य क्या होगा और किस तरह से बात करेंगे। और लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी पर भी हम लोग बात करेंगे, जो सीट शेयरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। साथ ही कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे कि बिहार में उनका क्या स्थिति रहेगा। हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी, जो कि इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ मांझी जी भी हैं, जो एक अधिवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ चौधरी जी भी हैं, जो एक राजनीतिक के बारे में बहुत कुछ आपको बता सकते हैं कि सीट शेयरिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा गया और किन बातों के लेके सीट शेयरिंग हुई, और या क्या ये सीट शेयरिंग से क्या महागठबंधन सीट निकाल सकती है। तमाम बातों पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, सवाल आपसे है कि जिस तरह से राजद के बारे में कहा जाता है कि सीट शेयरिंग में उनका दबदबा रहा, आप इस बात को कैसे मानते हैं सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये कर लें कि भाई किसको कितना कितना सीट शेयरिंग में मिला। ठीक है, तो बिहार में टोटल 40 सीट है जी। तो 40 सीट में राजद 26 सीट अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से वो ले लिया। ठीक है। कांग्रेस को 9 मान लिया कि लोकसभा सीट मान लिया कि लालू यादव ने दिया, कांग्रेस ने लिया नहीं। लालू जी ने कांग्रेस को 9 सीट दिया, माले को 3 सीट दिया, 1 सीट सीपीआई को दिया और 1 सीट सीपीएम को। मतलब कहने का मतलब कि 9 3 12 और 2 14, तो 40 में 14 जो है दूसरे पार्टियों को है, और रेस्ट 40 माइनस 14 बराबर 26। ये सीट राजद जो है अपने लिए रखा है, अपने सीट पर लड़ रहा है। ठीक है, तो अब मान लें कि आप जानना चाहेंगे भाई, हम लोग जान लें कि भाई कौन कौन सीट पर कौन कौन लड़ रहा है। ठीक है, तो पहले चूंकि 9 सीट कांग्रेस का है तो जान लेना जरूरी है। तो कांग्रेस को जानिए, तो इसे किशनगंज, तो किशनगंज उनका तो अपना सीट था, पहले से जीता हुआ था। तो किशनगंज में मान लीजिए कि ये पार्टी लड़ रही है, उनको किशनगंज मिल गया है। दूसरी बात, सबसे कटिहार लालू जी देने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। कटिहार पर भी पेच था, जिस तरह से दुनिया पर पेच फंस गया, उस तरह से कटिहार पर भी पेच था। और लालू जी वहाँ कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, लेकिन खैर अंततः जो है कटिहार सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में आ गया। ठीक है, उसके बाद भागलपुर का सीट भी जो है कांग्रेस के हिस्से में है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण का सीट भी कांग्रेस के खाते में गया है। पटना साहिब, महाराजगंज और सासाराम, ये टोटल 9 जो लोकसभा क्षेत्र है ये कांग्रेस के खाते में गया है, और आरजेडी ने इनको 9 सीट मुहैया कराया, ऐसा आप कह सकते हैं। अब सीपीआई माले है, तो आरा लोकसभा क्षेत्र से माले के चुनाव उनको मिला है ऑफर, काराकाट से माले लड़ेगी, और फिर नालंदा लोकसभा क्षेत्र से भी माले को बनेगा। तो 9 व 3 12 सीट इन लोग को हो गया। इसके अलावा सीपीआई को, तो सीपीआई को बेगूसराय सीट दिया गया, क्योंकि पिछले बार सीपीआई से कन्हैया कुमार लड़े थे। हालांकि पिछले बार सीपीआई का तालमेल राजद से नहीं था, राजद ने अपना कैंडिडेट दिया था, तनवीर हसन को दिया था, और सीपीआई से कन्हैया कुमार लड़े थे और बड़ा टसल भी हुआ था। लेकिन इस बार जो है कन्हैया कुमार बीच में चले गए कांग्रेस में, और वो सीट राजद ने दे दिया सीपीआई को, तो सीपीआई के खाते चला गया, और सीपीआई अपना कैंडिडेट मान लीजिए घोषित भी कर दिया, अवधेश राय को। ठीक है, उसी तरह से सीपीएम को खगड़िया का सीट मिल गया। इसके अतिरिक्त जो भी सीट मान लीजिए सभी सीट आरजेडी ने 26 सीट, मतलब 40 में 14 सीट तो हो गया, 14 सीट इसको छोड़कर अलावे जो 26 सीट हुआ उस पर राजद चुनाव लड़ेगा। ठीक है,
तो अब मान लें कि सवाल होता है कन्हैया कुमार को भी टिकट नहीं मिला। कन्हैया कुमार वाली सीट जो है आरजेडी ने ले लिया। पूर्णिया जहां से पप्पू यादव लड़ना चाहते थे और इसीलिए जाकर उन्होंने कांग्रेस अफरा तफरी में ज्वाइन भी किया था। शायद वहां से आश्वासन भी मिला था, लेकिन वहां पूरा नहीं हुआ। वहां आरजेडी ने ले लिया और आरजेडी ने टिकट भी बांट दिया। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हम लड़ेंगे। लेकिन जब भाई जब सीट का बंटवारा होता है तो व्यक्ति को थोड़ा होता है, नहीं पार्टी को सीट का बंटवारा सीट शेयरिंग जो होता है पार्टी को होता है। आज जब पार्टी को आपको मिला ही नहीं तब तो स्वाभाविक है पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उसके हिस्सा आया ही नहीं। तो जो पूर्णिया सीट राजद को आया, कांग्रेस को आया नहीं, तो राजद आपको कहाँ से टिकट देगा? तब तो एक ही परिस्थिति है ना, या तो कांग्रेस इस गठबंधन को, महागठबंधन को तोड़ दे आपके चलते हैं, या मान लीजिए कि आप उसका कांग्रेस का बात मान लीजिए, अल्लाह का मान का पार्टी का जो अनुशासन है इसको आप मानिए। अन्यथा अगर नहीं मानना चाहते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं तो रिजाइन मारकर आप चुनाव लड़िए, है ना। लेकिन ये भी इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये मैसेज जाएगा कि इसका मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किए थे, आपको सिद्धांत से मतलब कोई नहीं था, आपको बीजेपी को हराने से मतलब नहीं था, आपको एनडीए को हराने से मतलब नहीं था। आपका सिर्फ मतलब था कि एनी हाउ पूर्णिया का सीट हासिल करना। ये गलत मैसेज जाएगा। तो उनके लिए बेहतर ये है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार दमी साध लिए, उनको नहीं मिला तो चुप बैठ गए, उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। उसी तरह से अगर पार्टी आपके लिए लड़ने वाली थी, पार्टी आपके लिए नहीं लड़ी, ठीक है, तो जब पार्टी नहीं लड़ पाई, वो मालिक उसके साथ मालिक हो गया, तो पार्टी के साथ आपको होना चाहिए। दो ही चीज है ना। तो ऐसा अगर नहीं करते हैं, पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, तो पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा और आपके लिए अच्छा भविष्य के लिए नहीं। सर, आप पप्पू जी के बारे में आपको क्या राय है? किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और जिस तरह पूर्णिया से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार जैसे मीडिया में बयान आ रही है कि हम कुछ भी करके लेकिन चुनाव हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे, इस तरह का कई तरह के बयान आ रहे हैं। क्या लगता है कि उनको लड़ना चाहिए चुनाव या फिर छोड़ देना? देखिए, वैसे तो केशव राव ने सब इसकी आपको बता ही दिया। जहाँ तक पप्पू यादव का संबंध है और उनकी पार्टी का संबंध है, वो कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, यही बात है। और कहने के साथ ही वो अपना इरादा भी जता दिया और पब्लिकली। इसी पर लालू यादव ने तीनों भारती को अपना सिंबल दिया। जहाँ तक कांग्रेस के हाईकमान के संबंध की बात है, तो पप्पू यादव ने विलय किया कि कानूनी रूप से इनकी मान्यता जो लेना था चुनाव आयोग से, वो तो मिला नहीं। और पप्पू यादव ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की। ऐसी हालत में वो निर्दलीय लड़ सकते हैं? नहीं, सदस्यता तो नहीं, उनका पार्टी का विलय कर रहे हैं, पार्टी का भी मान्यता, इसलिए वो अभी सदस्यता भी ग्रहण नहीं किए, ऐसी बात है। और इसीलिए पार्टी उनके ऊपर खराब नहीं हो सकती। अच्छा, तो सर सवाल आपसे है कि जो भी सीट शेयरिंग हुआ बिहार में सर, उसमें कहीं ना कहीं राजद का दबदबा रहा। कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो राजद द्वारा दिए गए सीट पे चुनाव लड़ रही है। क्या नहीं, दरअसल हमको बातचीत भी हुई, माले के नेताओं से भी बातचीत हुई, कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हुई। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू जी अच्छा काम नहीं किया, एक तरफा उन्होंने सीट बांट के और मनमाने ढंग से उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों की मंशा, कांग्रेस की मंशा और माले की मंशा और सीपीएम की मंशा जो है बीजेपी को हराना है। तो सीट के चलते, एक दो सीट के कारण हम महागठबंधन को छोड़ दें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन मुताबिक सीट शेयरिंग नहीं होने के बावजूद भी हम लोग इस महागठबंधन के साथ खड़े हैं। भले इस हमको जितना तरजीह मिलना चाहिए था उतना हमको नहीं मिला, लेकिन जब निर्णय हो गया
तो चूंकि हमारा मूल मकसद सीट पाना नहीं है, ये तो ठीक है सीट पाने के लिए आदमी संघर्ष करता है, लेकिन मूल मकसद सीट पाना नहीं है। मूल मकसद लोकसभा चुनाव जीतना है और एनडीए को हराना है। इसलिए हम लोग इस गठबंधन में जी जान से लगे हुए और उसको हराएंगे। लालू जी का मूल मकसद क्या है इस लोकसभा में? देखिए, लालू जी का मुख्य मकसद तो ये देखने से लग रहा है कि लालू जी चाहते हैं कि अपने बेटा के सामने जो भी कील कांटा आए उसको हम हटाते चले, ताकि कोई भी चैलेंज करने वाला, तेजस्वी को चैलेंज करने वाला कोई भी लीडर नहीं, चाहे वो उसको उनको भय था कन्हैया से, यंग है, तेज तरार है, कि अगर बिहार में आ जाएगा, यहाँ से जीत के चला जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। पप्पू यादव भी इसी कारण से ही आरजेडी से अलग हुए थे, नेतृत्व के सवाल पर ही पप्पू यादव आरजेडी छोड़ा था। वहां भी तो एमपी थे, राजद के तो एमपी थे ही मधेपुरा से, तो उन्होंने सिर्फ नेतृत्व के सवाल पर छोड़ा था कि हम लालू जी को तो नेता मानते हैं, अब तेजस्वी को हम क्यों नेता माने, मेन वही मकसद था। तो लालू जी का यही कहना था कि फिर ही मान लीजिए अगर आएगा, इसमें जीत भी जाएगा तो फिर खिलाफत करेगा। उसी तरह से आप देखिएगा कि मुकेश सहनी को भी नहीं सटने दिया। लोगों को लग रहा था मुकेश सहनी भी चूंकि यंग है, वो भी लीडर मान लेंगे, वो उभरता हुआ नेता है, तो जो भी उभरते हुए लोग हैं सभी लोगों को मान लिया कि एक तरह से नेग्लेक्ट करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य यही था ताकि अगला विधानसभा चुनाव में एक तरफा मान लीजिए कि रास्ता मिले, कहीं कोई कील कांटा नहीं मिले और हमारा बेटा अगला चुनाव में मुख्यमंत्री बन के उठे। सर, जनता से जब संवाद होता है नेताओं का, उनकी बातों और उनकी शैलियां में जो जनता के प्रति संवेदना होती है, और जब टिकट बंटवारा की बात होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, दोनों में काफी डिफरेंट दिखाई देता है। बोलते कुछ है और करते कुछ और है। क्या जनता इस बात को नहीं अभी तक समझ पाई? जनता खूब समझती है, लेकिन जनता के सामने विकल्प बचता नहीं, विकल्प सीमित है, और जो पार्टियां प्रभुत्व अपना बना चुकी है उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटते जनता सिमटती चली जाती है। कुछ लोग उसके साथ, कुछ लोग उसके साथ, कुछ लोग उनके साथ। फिर भी आप देखेंगे कि जो सत्तासीन होने के पोषण भी रहते उनके खिलाफ भी 60% से ज्यादा जनता रहती है। इसका मतलब क्या है कि आम जनता के बल पर वो चुनाव जीत कर नहीं जा रहा है, क्योंकि उससे अधिकतर लोग उनके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ विचलन मान लेंगे, एक तरह से डाइवर्सिटी है वोटों का, जिसके कारण कम वोट पाके भी कोई सत्ता में आ जाता है। लेकिन जब डाइवर्सिटी होगा और एक विपक्षी जब एक साथ जुट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता पक्ष में हार जाएगा, है ना। तो अभी विकल्प चूंकि नहीं मिल रहा है, जिसके कारण परेशानी है। समय आने पर जागरूकता जिससे बढ़ेगी, लोग जब समझने लगेंगे तो सारा चीज खत्म होगा। पब्लिक को जागरूक करके ही सारी समस्याओं का निदान निकाला जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। बाकी आप वीडियो कैसा लगा इस बात कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी बात लोगों तक पहुँचे। जय भीम।